हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सीख रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे इस सफर में हम लोग आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे थे। आइसोमरिज्म में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म का सबसे लास्ट पोर्शन, जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला है। शायद कई सारे वीडियो हमें इस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पर ही बनाने पड़ेंगे। तो शुरू करेंगे आज से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें एक से ज्यादा मीन्स 3-4 या शायद 5 लेक्चर्स भी हमें बनाने पड़े, लेकिन हम लोग पूरे डीप में इस कंसेप्ट को सीखेंगे ताकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जेईई और नीट में तो आप इजीली उसे क्रैक कर पाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में से व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हाट इज कायरल सेंटर एंड व्हाट इज स्टीरियो सेंटर। ये 3 चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पेन और नोट को साथ में रखिए और जो भी बात आपको लिखने योग्य लगे आप उसे जरूर नोट करते जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं हूं विभाकर जानी और ये है हमारा चैनल विभाकर जानी एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट राइट इनटू द शो। ओके, तो सबसे पहले अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बात शुरू करना चाहे तो हम पहले डेफिनेशन पहले जानते हैं और डेफिनेशन सीखते सीखते कुछ वर्ड उसमें बीच में आएंगे जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड व्हाट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, उसको डिफाइन करते हैं। द कंपाउंड which can rotate the plane of polarized light, which is known as PPL, is called optically active compound. This is the definition of optically active compound. The compound which can rotate the plane of polarized light is called optically active compound. And if somebody says what is optically inactive compound, so definition will be simple. The compound which cannot rotate the plane of polarized light is called optically inactive compound. अगर PPL को रोटेट कर सके तो उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा, अगर ना कर सके तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज PPL, व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए plane of polarized light and there is an equipment known as polarimeter is used. तो क्या होता है plane of polarized light, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई भी लाइट सोर्स हो, उसमें से जो भी लाइट जनरेट हो रही हो वो उसके सभी लाइट के वेव्स का ओसिलेशन सभी प्लेन में होता है। Therefore, it is a non-polarized light because the oscillation of light rays are in all the possible directions and the direction of oscillation is perpendicular to the direction of propagation of light. Suppose we have a light source in which light is produced and the rays of lights are oscillating in all possible planes. So this is a non-polarized light. So we have to make this non-polarized light into polarized light. So
For making a polarized light from non-polarized light, a device is used which is known as a prism. The name of that prism is Nicol prism. William Nicol was the scientist who have discovered such kind of prism which converts the non-polarized light into the polarized light. Therefore, that prism is named as Nicol prism. So, if this light passes through a prism which is called Nicol prism, then this non-polarized light is now become a polarized light. So, its waves are oscillating in a same direction. So, it is now PPL. Plane polarized light. Now this becomes a plane polarized light. If such plane polarized light is allowed to pass from a test tube which is filled with a sample of a compound, जो कंपाउंड को हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, उसे एक ऐसी सैंपल ट्यूब में फिल अप किया जाए और इस प्लेन पोलराइज लाइट को इसके थ्रू पास किया जाएगा. अगर इसके थ्रू पास करने के बाद हमारी प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है कोई एक एंगल पर, देन वी कैन से दैट दिस कंपाउंड इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट बाय एन एंगल ऑफ थीटा. Theta is known as angle of rotation which is measured in degree. So angle of rotation angle in degree. If a compound is rotating the plane of polarized light, then such compound is said to be optically active. But if a compound is not able to rotate the plane of polarized light, in that case such compound is said to be optically inactive. Now, if a compound rotates a light, then it is optically active. Then there are two possibilities. Whether this compound rotates the plane of polarized light to clockwise or right hand side direction or anti-clockwise or left hand side direction. According to the direction of the rotation of plane of polarized light, the compound is classified as dextro, which is denoted as small d or plus sign, or levo, which is denoted as small l or negative sign. If compound rotates the plane polarized light to clockwise or right hand side, then such compound is called dextro-rotatory compound or D-isomer, which is also denoted as plus isomer. But if a compound rotates the plane of polarized light to anti-clockwise or left hand side, then it is said to be levorotatory or simply small l, or it can be denoted as negative isomer of that compound. तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर है तो या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या तो वो लिवो रोटेटरी होगा. और ये रोटेशन थीटा, एंगल ऑफ रोटेशन और डिग्री ऑफ रोटेशन थीटा, जिस इक्विपमेंट से मेजर किया जाता है उस इक्विपमेंट को कहा जाएगा polarimeter. This is known as polarimeter because this device measures the polarity of our compound. That's why it is named as polarimeter. And the important factor or important device in this meter is Nicol prism, which converts non-polarized light into the plane polarized light. And if such plane polarized light is allowed to pass through the chemical, and if that light is rotated either clockwise or anti-clockwise, then such compound is said to be optically active. If it rotates the light in
right hand direction, then the compound is said to be dextro, otherwise it will be said to be levo. तो यहाँ पर लाइट का रोटेशन थीटा में नापा जाता है और ये राइट और लेफ्ट होता है। अगर राइट हो तो उसे प्लस कहा जाएगा, लेफ्ट हो तो उसे नेगेटिव कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है कि ये टेस्ट ट्यूब में जो फील किया गया हो वो लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बदल दे तो ये एंगल ऑफ रोटेशन भी बदल जाएगा। सेम केमिकल इफ filled but having different concentration, then also angle of rotation will be changed. If we alter the size of our sample tube, then also the angle of rotation will be changed. And if temperature is changed, concentration will become altered, and in that condition also angle of rotation will also be altered. In that case, this angle of rotation theta is not as useful because it changes with such condition. So a specific rotation, a terminology specific rotation is used to determine the optical activity of any compound. And the formula for specific rotation is denoted as alpha, और यहाँ पर lambda and t लिखा जाता है। Lambda represents the wavelength of light which is passed through the sample. T means temperature and alpha means specific rotation. So formula बनेगा alpha is equal to theta upon c into f. Here theta means degree of rotation, C is concentration of sample in gram per milliliter, and L represents the length of sample tube in decimeter. Length of sample tube, but it is in decimeter, and we know that 1 decimeter is equal to 10 centimeter. तो यहाँ पर ये अल्फा लेमडा टी वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन को फाइंड आउट करने के लिए। स्पेसिफिक रोटेशन मींस डिग्री ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है ग्राम पर मिलीलीटर में और लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब मेजर किया जाएगा डेसीमीटर में। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन इज मोर यूजफुल टर्म देन द डिग्री ऑफ रोटेशन। डिग्री ऑफ रोटेशन इस तरह से बहुत यूज में नहीं आता, स्पेसिफिक रोटेशन को ज्यादातर यूज में लिया जाता है। हम लोग 12th स्टैंडर्ड में बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्पेसिफिक रोटेशन को ही डिस्कशन में लिया गया है, सिंपल रोटेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये था एक इंट्रोडक्शन प्लेन पोलराइज लाइट और उसकी इफेक्ट क्या क्या होती है, उसके कारण आइसोमरिज्म कौन से बनते हैं, डेक्स्ट्रो और लीव। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज काइरालिटी एंड काइरल सेंटर। ओके, तो शुरू करते हैं काइरालिटी और काइरल सेंटर। सो व्हाट इज काइरल सेंटर? A tetrahedral center which is surrounded by 4 different atoms or functional groups, then such tetrahedral center is known as chiral center, or it is also called asymmetric center. Again, a tetrahedral center, that means a carbon having sp3 hybridization, if surrounded by 4 different functional groups. They can be atoms or functional group also, but all should be different. Then such carbon or such center is known as chiral center. Example लेते हैं कुछ। Chiral center is expressed by this sign asterisk. Suppose we have carbon and we have 4 different functional groups A, B, C and D. All are different.
That means A is not equal to B, is not equal to C, is not equal to D. Then this carbon is considered as chiral center. चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए. कुछ एग्जांपल लेते हैं. सपोज इस कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर OH और यहाँ पर Br. ये चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. दैट मीन्स दिस कार्बन इज कंसिडर्ड एज कायरल सेंटर. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों फंक्शनल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हो, एक ड्यूटेरियम हो, एक ट्रिटियम हो और एक CH3 फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, दे ऑल आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. नाउ इफ a carbon is having isotope of any element, then all these isotopes are considered as different functional group. Though they are isotope of hydrogen, but still isotopes are considered as different functional group. And if it is so, then this carbon is also considered as chiral center. आइसोटॉप्स को अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ही माना जाएगा और इस हिसाब से ये कार्बन हमारा कायरल सेंटर होता है. लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ पर ट्रिटियम और यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन, नाउ दिस कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड एज कायरल सेंटर. व्हाई? बिकॉज here two same functional groups are present, both are hydrogen. Therefore this is not considered as chiral center. A tetrahedral center surrounded by four different functional groups can be considered as chiral center. But here all four groups are not different. Here we have two same functional group which is hydrogen. Therefore, this is not considered as chiral center or asymmetric center. तो ये तो हमने एक एक chiral center वाला एग्जाम्पल्स ही लिए. अभी हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा chiral center भी होंगे. तो चलिए उसे भी देखते हैं. A very familiar structure to you, which is glucose. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here we have aldehyde functional group. Here primary alcohol and H, OH, OH, H, H, OH, H and OH. Now let us take all the carbons. This carbon which is in sp2 hybridization, because see double bond O is there. So it is not a tetrahedral center. According to definition, a chiral center must be tetrahedral center. So having sp2 hybridization, this carbon cannot be considered as chiral center. इसको अगर चेक करें तो ये टेट्राहेड्रल हुआ. चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. Therefore this is a chiral center. ये कार्बन भी OH, H, ये फंक्शनल ग्रुप और ये बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप, चारों के चारों डिफरेंट है. Therefore, this is also a chiral center. This carbon is also considered as chiral center, and so is this carbon also. This is not considered as chiral center. Why? Because it is having two hydrogens. Suppose if I write these hydrogens like this, then two same functional groups are attached with this carbon, so it is not a chiral center. So in structure of glucose, we have total 4 chiral centers. 1, 2, 3 and 4. In glucose we have 4 chiral centers. If we write the structure of fructose, it is also having 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here there is a primary alcohol. Here also a primary alcohol. Here it is a ketone functional group and OH, H, H, OH, H and OH. This is tetrahedral, but it is having two same hydrogens, so it is not a chiral center. This is sp2 hybridized carbon, therefore it is also not a chiral center. But this carbon 1, 2,
3 and 4. All groups are different. Therefore, it is a chiral center. This and this, both these carbons are also chiral center. So in fructose, there are 3 chiral centers present. तो इस तरह से अब हम लोग कायरल सेंटर को पहचान पाएंगे. मैं बराबर बोल रहा हूं बच्चों. अगर कोई एक कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो वो कार्बन कायरल सेंटर बनता है. कायरल मीन्स asymmetrical. A compound can have one or more than one chiral centers. अब suppose we have ammonium ion. In that condition, that nitrogen of ammonium is also tetrahedral. So it can also be a chiral center. Suppose, अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं. अगर आप लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. आगे बढ़ते. Ammonium. If ammonium ion is having 4 different functional groups, then such ammonium ion is also considered as chiral center. This is the ammonium ion. Ammonium ion itself cannot be considered as chiral center. Why? Because all 4 groups are same. So it is not a chiral center. But if all 4 functional groups attached with this nitrogen are different, suppose N, here there is H, CH3, Br, Cl and a positive charge. So this nitrogen is considered as chiral center. So ammonium ion, if having 4 different functional groups surrounded nitrogen, then such ammonium ion derivative is known as chiral center. So it is not necessary that all time carbon is a chiral center. Sometimes nitrogen can also be chiral center. Okay. अगर अब कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो उसमें कायरलिटी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है वो भी हम लोग देख लेते हैं. तो इन एनी साइक्लिक स्ट्रक्चर, सपोज एक नाइट्रोजन वाला ही साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. सपोज वी हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो टेट्राहेड्रल सेंटर पहले फाइंड आउट करें. ये तो 2 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले है, इसे तो कायरल सेंटर कहेंगे ही नहीं हम लोग, तो इसको तो नहीं देखना है. ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कायरल सेंटर. ये और ये भी कायरल सेंटर नहीं बनेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. ये नाइट्रोजन विच इज हैविंग टेट्राहेड्रल सेंटर, एंड क्या इसके साथ जुड़े हुए चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. जिस एटॉम को आप कायरल है कि नहीं चेक कर रहे हो, उस एटॉम से लेके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिवाइड करना है. तो अगर हम इसको यहां से डिवाइड करें और अब साइक्लिक स्ट्रक्चर के दोनों ओर देखना है सेम फंक्शनल ग्रुप है या डिफरेंट. तो डिफरेंट है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर CH2 है. दैट मीन्स बोथ these groups are different, but these groups are same. In that condition, this nitrogen is achiral. chiral नहीं है इसलिए इसे कहा जाएगा achiral. But if structure is like this, then this nitrogen which is having all 4 different functional group, then such nitrogen is considered as chiral. So in this structure there is 1 chiral center, but in this structure no chirality is seen. कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. सपोज यहाँ पर हमारे पास साइक्लोपेंटेन हो, यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ, और अगर हमें चेक करना हो कि यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है कि नहीं, तो यहाँ से ही पहले चेक करें. जिस कार्बन को हम लोग चेक कर रहे हो वहां से हमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिवाइड करना है 2 समान हिस्से में, और फिर देखना है कि ये 2 डिफरेंट है कि नहीं. अगर हो
तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये दोनों तो सेम है, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज ए कायरल। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से ड्रॉ करूं, यहां पर तो हमारा क्लोरीन है ही, और इस जगह पर अगर मैं एक डबल बॉन्ड रख दूं और अब इस कार्बन को मैं चेक करना चाह रहा हूं, तो मैं इसे यहां से डिवाइड करूंगा, तो ये कार्बन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर के दोनों पोर्शन डिफरेंट है, तो यहां पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये कायरल है कि नहीं। अब हमें बाहर भी देखना पड़ेगा, ये कार्बन के साथ जुड़े हुए ये दोनों फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है ही, यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। That means all four functional groups are different. In that condition, this carbon is chiral and this compound is also a chiral compound, and there is only one chiral center present in it. और अगर हम इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाए कि जहां पर यहाँ पर एक क्लोरीन हो, यहाँ पर दूसरा क्लोरीन हो, और अगर हम चेक करना चाहे कि इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं, तो यहाँ से ही शुरुआत करेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये हिस्सा इससे अलग है, पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर हम बाहर वाले फंक्शनल ग्रुप्स को देखें तो यहाँ पर दोनों सेम क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड, सो इट इज नॉट अ कायरल सेंटर, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज ए कायरल। एक और एग्जांपल लिखता हूँ इसके बाजू में ही, एकदम बाजू में, यहाँ पर सपोज वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड 2 chlorine atoms having 35.5 atomic mass, and here chlorine having 36.5 atomic mass. Now in this condition, these are the isotopes of chlorine, both are different, and both these parts are also different. In that condition, this carbon will become a chiral carbon, and this compound is also a chiral compound. तो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी कायरलिटी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं। वीडियो को पॉज करके ये सभी एग्जांपल लिख लीजिए, ध्यान से बराबर समझ के। ऑर्गेनिक को अगर समझ के पढ़ा जाए तो एकदम इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, साइक्लोहेक्सेन हो, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ हो, तो इस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में एक भी कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? इस कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक CH3 है, दूसरा हाइड्रोजन भी होगा। ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन इसको यहां से डिवाइड करें तो ये दोनों पोर्शन सेम होते हैं। दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉट कायरल, सो इट इज एन ए कायरल कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन ही रखते हैं, यहाँ पर CH3 अटैच कर देते हैं, यहाँ पर भी था ही, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच करूं तो क्या यहाँ पर कोई कायरल सेंटर बनता है? चेक करेंगे इस कार्बन को। पहले देखें CH3 और एक H, ये दो तो डिफरेंट है ही। H हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन H यहाँ पर होगा, ये सब आपको पता है। और यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये दोनों पोर्शन डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर CH2 है, जबकि यहाँ पर CH2 और CHCl है। That means all 4 functional groups attached with this carbon are different. That means this is a chiral center. ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ही है। यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन होगा, ये दो तो डिफरेंट है ही। और अगर इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये पोर्शन उस पोर्शन से अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो दिस कार्बन इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। ये तो एक भी कार्बन कायरल सेंटर नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज
chiral and which is having two chiral center. These two are chiral centers. और अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं, यहां पर CH3, यहां पर Cl, यहां पर भी Cl. अब देखिए यहां पर कायरल सेंटर कितने और कहां पे बनेंगे, इसको चेक करेंगे. सबसे पहले एक मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये दो तो डिफरेंट है ही, लेकिन मैं अगर इस मॉलिक्यूल को यहां से डिवाइड करूं तो दोनों ही पोर्शंस आर सेम. दैट मीन्स नाउ दिस कार्बन इज नॉट अ कायरल सेंटर. इस स्ट्रक्चर में वो कायरल था लेकिन यहाँ पर नहीं है. ओके, अब इसे चेक करेंगे. एक क्लोरीन तो है ही, दूसरा हाइड्रोजन होगा, ये दो तो डिफरेंट है ही. और अगर इसको यहां से डिवाइड करें तो ये वाला और उस तरफ का पोर्शन दोनों ही अलग अलग है. दैट मीन्स दिस कार्बन इज अ कायरल सेंटर. ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये कार्बन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, और अगर यहां से इसे डिवाइड करें तो दोनों तरफ के पोर्शन अलग अलग होते हैं. देयरफॉर this carbon is also a chiral carbon. That means this compound is chiral with two chiral centers. इसमें एक भी नहीं था, इसमें दो chiral center थे, इसमें भी दो ही chiral center है. और अगर मैं कोई कंपाउंड को इस तरह से लिखूं, यहाँ पर CH3 रखूं, यहाँ पर Cl रखूं, यहाँ पर Br रखूं, और अब मैं इसे चेक करूं, ये कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है. अब अपने मन में ही इमेजिन कर लीजिए एक CH3 और एक हाइड्रोजन होगा. यहां से इसे डिवाइड करें, दोनों पोर्शन सेम है कि नहीं, अलग अलग है. देयरफॉर दिस इज अ कायरल सेंटर. ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन है. यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन यहाँ से डिवाइड करूं तो दोनों पोर्शन अलग हो रहे हैं, तो ये भी कायरल सेंटर है. ये नहीं होगा. यहाँ पर फिर से ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन है और दोनों फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड के डिफरेंट हो रहे हैं. देयरफॉर दिस इज आल्सो अ कायरल सेंटर. दैट मींस दिस कंपाउंड इज कायरल एंड हैविंग 3 कायरल सेंटर. तो इस तरह से कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरलिटी को हम लोग फाइंड आउट अब कर सकेंगे. ये सभी बातें ऐसी है जिसे आपको खुद से प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा. अगर मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा और आपने सुन लिया तो ऐसा मत समझना कि आपको याद है. आपको खुद से 2-3 स्ट्रक्चर लिखने हैं और चेक करने हैं. सेम प्रोसीजर में से पास होकर आपको चेक करना है कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं. कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले जो एटॉम को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देखिए, सेम पोर्शन में डिवाइड कीजिए और देखिए कि दोनों पोर्शन के फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहे हैं या नहीं. अगर डिफरेंट हो तो कायरल हो सकता है, सेम हो तो उसमें कायरलिटी नहीं. ओके, तो ये तो था साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में. लेकिन एमोनिया और एमोनिया के डेरिवेटिव लाइक एमाइन कंपाउंड्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, उसमें कायरलिटी होगी कि नहीं, क्योंकि वहां पर भी टेट्राहेड्रल सेंटर तो होता है. क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होंगे. चेक करते हैं वहां पर कायरलिटी होंगी या नहीं. तो सपोज if we draw structure of primary amine, that means N उसके साथ एक लोन पेयर NH2 होगा, यहां पर एक H, यहां पर एक H और यहां पर CH3. तो सबसे पहली कंडीशन टेट्राहेड्रल सेंटर है, उसके साथ जुड़े हुए चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है नहीं, तो ये तो कायरल होगा ही नहीं. लेकिन अगर मैं यहां पर इस तरह से लिखूं C2H5, then this is a tetrahedral center and it is having 4 different functional groups. Actually there are only 3 functional group and a lone pair, but still it is a chiral center and all tetrahedral valencies are different. So there is a possibility for this nitrogen to be a chiral center.
बट यहाँ पर अगर मैं इसकी मिरर इमेज आपके सामने रखूं तो ये इस तरह से बनेगा। These are enantiomers, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। In amine compounds, in spite of having different functional group, but the rotation or inversion of molecule is possible. In that condition, chirality disappears. So nitrogen of such amine compounds are achiral because inversion is happening. Because of inversion or the flipping of molecule, chirality disappears in simple amine compound. But if amines are cyclic, in that condition chirality will be seen there. उसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर हम इस तरह से एमाइन का स्ट्रक्चर बताएं, यहाँ पर नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक मिथाइल जोड़ दूं, तो सबसे पहले तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर मिथाइल है, एक लोन पेयर है, लेकिन इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये दोनों पोर्शन सेम बनते हैं। सो दिस इज एकाइरल। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जहां पर लोन पेयर हो, मिथाइल हो और यहाँ पर भी एक मिथाइल फंक्शनल ग्रुप हो, in that condition if you divide this molecule like this, then both these portions are different. In that manner, nitrogen for this amine functional group, there is no possibility of inversion or flipping. In that condition, because of restricted flipping, this cyclic amine compound can be considered as chiral. And here there is also a carbon which is having all four different functional groups, so it is also chiral. So this compound is chiral and it is having two chiral centers. So this was all about what the chirality is. अब मेरे ख्याल से आपको ये ठीक तरह से समझ में आ गया होगा कि कायरल सेंटर किसे कहा जाता है और डिफरेंट कंपाउंड्स में से कायरल सेंटर को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये बात हमें आनी चाहिए, तभी ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करना अब हमें आ गया है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं और कुछ एक एग्जाम्पल भी आपके सामने मैं रखूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो कायरालिटी को फाइंड आउट करने के लिए। Okay, so here you have some examples and you are going to find out how many chiral centers are there in each of these compounds. तो वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले ये सभी में से आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए किन किन स्ट्रक्चर में कितने chiral सेंटर है। Your time starts now. Okay. आपने वीडियो पॉज करके सभी को चेक कर लिया होगा। अब हम लोग इसे सोल्व करने जा रहे हैं। बराबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सभी कंसेप्ट को बराबर याद करेंगे और हम लोग चेक करेंगे हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ए, दिस कार्बन is having methyl, chlorine, hydrogen and this functional group, so it is a chiral center. This carbon OH, H, इस तरफ से ये अलग और ये भी अलग है तो ये भी कायरल सेंटर हुआ। दिस कार्बन NH2, H, ये और ये दूसरा तो ये भी कायरल सेंटर हुआ। और अगर ये नाइट्रोजन को हम कंसीडर करें तो यहाँ पर CH3, C2H5, CH3 ये बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप और एक लोन पेयर है, लेकिन ये एमाइन कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। दैट मीन्स फ्लिपिंग, यहाँ पर इन्वर्जन होगा, इसका रोटेशन हो जाएगा तो कायरालिटी तो खत्म होती है। Therefore, this nitrogen is not considered as chiral center. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये बात सीखी। तो ये नाइट्रोजन साइक्लिक कंपाउंड का नाइट्रोजन कायरल होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एसाइक्लिक एमाइंस का नाइट्रोजन कायरल नहीं होगा, तो ये तो कायरल नहीं है। तो बात खत्म हुई। 3 कायरल सेंटर है हमारे स्ट्रक्चर ए। ओके, बी को चेक करेंगे।
कहीं से भी आप लोग चेक कर लीजिए, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये कार्बन को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल सेंटर नहीं बनेगा। इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ से इसको डिवाइड करें दोनों सेम पोर्शन में, तो पोर्शन तो सेम नहीं हो गया, अलग हो रहे हैं। सो इट इज अ कायरल सेंटर। ऑक्सीजन कभी भी कायरल सेंटर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये दोनों तो सेम ही हुई, देयरफॉर इट इज नॉट अ कायरल सेंटर। यहाँ पर ये कार्बन अगेन मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, इस तरफ का और इस तरफ का पोर्शन अलग होने के कारण ये भी कायरल है और ये भी कायरल ही होगा, क्योंकि मिथाइल हाइड्रोजन ये पोर्शन और दूसरा पोर्शन दोनों ही अलग ही होंगे, तो ये भी कायरल है। तो इसमें भी कायरल सेंटर टोटल हमें मिलते हैं 3। इसको चेक करेंगे फिर से, ये कार्बन को चेक कीजिए ध्यान से, मिथाइल और एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही, इस तरफ का और उस तरफ का पोर्शन यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो दोनों ही अलग हो रहे हैं। सो ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट एट दिस कार्बन, सो इट इज अ कायरल सेंटर। ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, तो इससे तो कायरलिटी नहीं मिलेगी। इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसके साथ भी जुड़े हुए मिथाइल, हाइड्रोजन, ये और इस तरफ का ग्रुप सभी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल हुआ। इस कार्बन के साथ अगर हम देखें तो ये इथाइल है, एक हाइड्रोजन भी होगा, इस तरफ का और उस तरफ का पोर्शन भी अलग है, तो ये भी कायरल हुआ। और अगर इस कार्बन को कंसीडर करें तो यहाँ पर भी मिथाइल है, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो दोनों ही पोर्शन अलग मिलते हैं, therefore this is also chiral. So in this structure we have total 4 chiral centers. ओके, अब डी स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर भी एमाइन है लेकिन ये साइक्लिक है, तो यहाँ पर तो कायरलिटी पॉसिबल बनेगी। चलिए चेक करते हैं इसको। इस कार्बन के साथ OH है, एक H है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, और ये पूरा पोर्शन सभी डिफरेंट होने के कारण ये कायरल बनेगा। Cl वाला कार्बन Cl है, एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर ये और ये दूसरा दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी कायरल हुआ। अब इसे चेक करेंगे नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, और यहाँ पर फ्लिपिंग और इन्वर्जन पॉसिबल ना होने के कारण सभी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी अवेलेबल है, सो इट इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। एंड ये फिनाइल वाला कार्बन, यहाँ पर फिनाइल है, एक हाइड्रोजन है, और इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो दोनों तरफ के ग्रुप भी डिफरेंट हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ कायरल। तो यहाँ पर भी हमें टोटल 4 कायरल सेंटर मिल रहे हैं। 4 chiral centers are there in this structure B. ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे कितने कायरल सेंटर है। बहुत ही बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक एक कार्बन को कंसीडर करके अपना काम शुरू करेंगे। इस कार्बन को कंसीडर कीजिए पहले। यहाँ पर OH, एक H होगा, और इसको यहाँ से हम लोग अगर डिवाइड करें, यहाँ से डिवाइड करें तो इसके दोनों ओर जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ से डिवाइड करो, यहाँ पर CH2 है, लेकिन यहाँ पर तो इतना सारा फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेगा, तो ये कायरल बनता है। ये तो कोई भी नहीं बनेगा। ये कार्बन को कंसीडर कीजिए। यहाँ पर एक मिथाइल है, 2, 3 और 4, चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर बनेगा। ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हुए, कायरलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होने के कारण कायरलिटी नहीं बनेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन है और ये 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी कायरल बनेगा। साथ में इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और ये तीनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर बनता है। ये दोनों तो नहीं बनेंगे। बात को बराबर ध्यान से समझ के आगे बढ़े। इस कार्बन को चेक कीजिए। यहाँ पर होगा एक मिथाइल है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप ये आया, इस तरफ का और उस तरफ का पोर्शन तो अलग है ही, सो दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर।
तो ये कार्बन भी कायरल सेंटर बनेगा। देखिए यहाँ पर ये इस तरफ का ये और एक हाइड्रोजन होगा, सभी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो ये भी कायरल बना। अब इसको चेक करेंगे, ये दोनों तो नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो दोनों तरफ के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा और एक ये बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप, तो चारों डिफरेंट होने के कारण ये भी कायरल बनेगा। इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक मिथाइल है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा ये बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी कायरल हुआ। ये दोनों ये तीनों ही कायरल नहीं होंगे। इसको भी चेक कर लीजिए बराबर ध्यान से, यहाँ पर दो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही सेम हुए तो ये भी कायरल नहीं होगा। तो बस इस स्ट्रक्चर में इतने कायरल सेंटर हुए, गिन लेते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are total 8 chiral centers present in this structure. आखिरी वाला इसे भी चेक कर लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कैंसिल हुआ। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, दोनों तरफ के फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है। Therefore, this nitrogen is a chiral center. ये ऑक्सीजन को तो नहीं गिनेंगे, ये दो कार्बन भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके साथ यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करें तो दोनों तरफ तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ही, साथ में यहाँ पर और एक हाइड्रोजन सभी डिफरेंट है, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर बनता है। और अगर अब इस नाइट्रोजन को हम लोग कंसिडर करें तो इस नाइट्रोजन के साथ एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक लोन पेयर तो होगी ही, यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन इसको यहाँ से हम डिवाइड करें तो दोनों तरफ के पोर्शन सेम ही मिलते हैं। Therefore, this nitrogen, in spite of having cyclic structure, it is not considered as chiral center. साइक्लिक होने के बावजूद भी ये कायरल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर हम डिवाइड करें तो दोनों ही तरफ सेम स्ट्रक्चर मिलता है। सो ये नाइट्रोजन तो कायरल नहीं बनेगा। ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं तो ये भी कायरल सेंटर नहीं बनाते। ये तो सभी बेंजीन के ही कार्बन है, सभी sp2 हो गए, कायरल सेंटर नहीं मिलेगा। That means in this structure there are only 2 chiral centers. That's all. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो कि हमें प्रैक्टिस के लिए काम आ सकते हैं कि कायरलिटी किस तरह से फाइंड आउट करें। ओके, तो अब वीडियो को पॉज करके इसे आप फिर से नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। अब एक छोटा सा पोर्शन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, वो है व्हाट इज स्टीरियो सेंटर। बस 5 ही मिनट का काम है, आप ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग वो शुरू करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। स्टीरियो सेंटर, व्हाट इज स्टीरियो सेंटर? तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इफ इंटरचेंज ऑफ 2 atoms or groups on a center result in a different structure, then such center is known as stereo center. कोई एक एटॉम के साथ जुड़े हुए 2 एटॉम और फंक्शनल ग्रुप को अगर इंटरचेंज करें और हमें एक अलग टाइप का ही स्ट्रक्चर मिले तो उसे स्टीरियो सेंटर कहा जाएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। सपोज वी हैव ब्यूट-2-इन, दिस इज ब्यूट-2-इन। अगर इस कार्बन के साथ जुड़े हुए ये दोनों फंक्शनल ग्रुप को हम लोग इंटरचेंज कर दे, बदल दे, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। इन दोनों को हमने बदल दिया है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है।
यहाँ पर हमने बदला है H और CH3 को, ये कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को हमने बदला तो हमें नया स्ट्रक्चर मिला। ये था हमारा सिस, ये बना हमारा ट्रांस। दैट मीन्स दिस कार्बन इज नोन एज स्टीरियो सेंटर। यहाँ पर नोट कीजिए, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन स्टीरियो सेंटर बनता है। याद कीजिए, हमने पोलिन और नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन पोलिन, वो जो वीडियो हमने बनाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको डबल बॉन्ड इस तरह से नहीं बोलना है, डबल बॉन्ड नहीं गिनने हैं, हमें स्टीरियो सेंटर्स गिनने हैं। Stereo centers means a carbon which is having two different functional group, and if these functional groups are interchanged, then we can have newer structure. If that happens, then only such structure is known as stereo center. तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो स्टीरियो सेंटर बनेगा। इस कार्बन को भी अगर हम लोग देखें, इसके साथ जुड़े हुए ये दोनों फंक्शनल ग्रुप को बदल दे तो भी हमें नया स्ट्रक्चर मिलता है। Therefore, this carbon is also called a stereo center. तो ये डबल बॉन्ड वाले दोनों ही कार्बन स्टीरियो सेंटर बनते हैं, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप को बदलने के कारण हमें नया स्ट्रक्चर मिल पाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव ओनली वन कार्बन एंड CH3H OH Cl। यहाँ पर ये कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। दैट मीन्स दिस कार्बन इज अ कायरल सेंटर, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टीरियो सेंटर। तो डेफिनेशन को याद कीजिए बराबर से। इंटरचेंज ऑफ टू और मोर टू फंक्शनल ग्रुप और एटॉम विल गिव अस अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। सपोज यहाँ पर CH3 को ऐसे ही रहने देते हैं, H को भी यहाँ रहने देते हैं, और ये दोनों को अगर हम बदल दें तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है। ये इसकी मिरर इमेज या कोई भी स्ट्रक्चर जैसा नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। तो इन दिस कंडीशन दिस कार्बन इज स्टीरियो सेंटर एज वेल एज इट इज अ कायरल सेंटर। तो यहाँ पर एक और बात हो गई, बात को नोट कर लीजिए। ये दोनों ही स्टीरियो सेंटर है, लेकिन ये दोनों ही कायरल नहीं है। कायरल ये है, लेकिन इसको कायरल नहीं कहा जाएगा। दैट मीन्स ऑल कायरल सेंटर्स आर कंसिडर्ड एज स्टीरियो सेंटर्स, बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कायरल सेंटर। फिर से एक बात बोल रहा हूं, ऑल कायरल्स आर कंसिडर्ड एज स्टीरियो सेंटर, बट stereo center, all stereo centers cannot be considered as chiral center। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि स्टीरियो सेंटर किस तरह से पहचाना जाता है। सपोज यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर C। अगर मैं कहूं कि मैं इस H और Cl को बदल दूं और नया स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप को इंटरचेंज करने के कारण हमें कोई नया स्ट्रक्चर नहीं मिलता। ये दोनों तो सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो इसको बदले या ना बदले हमें स्ट्रक्चर तो सेम ही मिलेगा। Therefore, these structures are not considered as stereo center। तो यहाँ पर एक भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर दो सेम फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हो तो वो कार्बन स्टीरियो सेंटर नहीं बनाता। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, पोलिन वाला वीडियो अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर आपको ये डिस्कशन फिर से मिलेगी। पोलिन स्टीरियो सेंटर के हिसाब से पोलिन में हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट और काउंट करते थे। तो स्टीरियो सेंटर पहचानने के लिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन या फिर कायरल कार्बन, डबल बॉन्ड हो तो फंक्शनल ग्रुप और एटॉम को इंटरचेंज करने के कारण हमें अगर नया स्ट्रक्चर मिले तभी हम उसे स्टीरियो सेंटर कहेंगे। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए दो फंक्शनल ग्रुप सेम हो
तो वहां पर स्टीरियो सेंटर नहीं पाया जाता। तो ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए। सबसे पहले व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके बाद व्हाट इज कायरालिटी एंड द लास्ट वन इज स्टीरियो सेंटर। ये वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ और टॉपिक्स जैसे कि एनांसियोमर और डायस्टीरियोमर और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने से नोटिफिकेशन मिलता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।